हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वेद विभाग के कार्यकर्ता का धन्यवाद है। अरे भाई साहब, हाँ भाई ये आज युगांत 5124 विक्रम संवत 2079 माघ मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया रविवार 23 8 जनवरी। आज का दिन मां गंगा का पावन तट, भगवान शिव की नगरी काशी, उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो एक ज्ञान गंगा के भगीरथ, उनके द्वारा स्थापित काशी विद्यापीठ, उसमें यह स्वतंत्रता भवन का प्रांगण हॉल जो अनेक ऐसे उद्घोषणाओं का गवाह रहा है। और यहाँ पर उपस्थित पूरे देश भर से आए ऐसे सुफलाम संगोष्ठी में प्रतिभागी, पूरे आसपास के जिलों से आए हुए बहुत सारे हमारे किसान एवं अन्य साथी, पूरे देश से आए अन्य ऐसे विशेष आमंत्रित अतिथिगण, मंचस्थ अतिथिगण, आप सभी का इस सुफलाम संगोष्ठी पर आयोजित जनसभा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। काशी हम सब लोग जानते हैं कि एक ऐसा स्थान है जिसका वर्णन वेद में भी आता है, उपनिषदों में आता है, महाभारत में भी है और वाल्मीकि रामायण में भी है। तो इतने सुंदर स्थान पर आज का यह आयोजन हो रहा है, हम सभी लोग वास्तव में सौभाग्यशाली हैं। हम सब लोग जानते हैं कि ज्ञान परंपरा में सत्य की सिद्धि के लिए संवाद और विमर्श ये बहुत आवश्यक होता है। आदान प्रदान और सत्य की सिद्धि के लिए हमेशा से ही भारत में अनेक प्रकार के अनुष्ठान ये होते रहे हैं। आज जब सारी दुनिया चिंतित है इस बात को लेकर के कि जो पंच महाभूत वास्तव में जो हमारा अस्तित्व है और जिसके कारण से हमारा अस्तित्व है, आज उस पर एक गंभीर प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है, सारी दुनिया में चर्चा हो रही है, तो फिर भारत भी भला पीछा कहाँ रहने वाला है। इन सारे विषयों के प्रति जिसको हमने पंच महाभूत कहा है,
और शास्त्रों में जिसको पंच तत्व भी कहा गया है, उसके ऊपर एक ठीक प्रकार से चर्चा विमर्श हो, उसके लिए उसका यह आयोजन और भारत का दृष्टिकोण सारे विश्व में ठीक प्रकार से पहुंचे और हमारे यहाँ जो विद्वान अन्य जो उस पर चिंतन करने वाले ऐसे सभी विद्वज्जन हैं, उनकी राय सारी दुनिया के सामने पहुंचे, इसके लिए विमर्श जो प्रारंभ हुआ है उसमें ये संदेश पूरे दुनिया में जाए और जो आज हमारे मंचासीन अतिथि हैं उनके माध्यम से भी सारा विश्व जाने कि भारत का इन सब बातों के प्रति दृष्टिकोण क्या है, इन सब बातों का महत्व क्या है। उस दृष्टि से मैं आज के मंच का परिचय और स्वागत की दृष्टि से निवेदन करूंगा। सर्वप्रथम श्री ओम प्रकाश गोयल जी से कृपया आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन का, पुष्पगुच्छ देकर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। श्री ओम प्रकाश जी गोयल, अध्यक्ष भाऊराव देवरसे वाल्यास। आगे मैं माननीय सुरेश भैया जी जोशी जी जो हमारे पूर्व सर्व कार्यवाह हैं, उनके स्वागत के लिए अनुरोध करता हूं। श्री चंद्रशेखर सिंह जी से जो सुफलाम संचालन समिति के सदस्य हैं, कृपया आए और माननीय भैया जी का स्वागत करें। उत्तर प्रदेश में कृषि कैबिनेट मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी के स्वागत के लिए निवेदन करता हूं। श्री भैया राम जी जो भारतीय किसान संघ के उपाध्यक्ष हैं, कृपया आए और श्री सूर्य प्रताप शाही जी मंत्री जी का स्वागत करें। श्री दिनेश कुलकर्णी जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय किसान संघ, आपके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करता हूं। डॉक्टर संतोष कुमार जी से जो संचालन समिति के सदस्य हैं, कृपया आए, श्री दिनेश कुलकर्णी जी का स्वागत करेंगे। स्वागत संबोधन और इस संगोष्ठी की पृष्ठभूमि के लिए मैं निवेदन करता हूं श्री दिनेश कुलकर्णी जी जो सुफलाम आयोजन समिति के हमारे संयोजक भी हैं, कृपया आए और आज के इस अवसर पर अपना स्वागत उद्बोधन और पृष्ठभूमि रखने का कष्ट करेंगे। श्री दिनेश। धन्यवाद डॉक्टर गुनाकर जी। मंचासीन उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, संघ के पूर्व सर कार्यवाह माननीय भैया जी जोशी, आज के इस कार्यक्रम में कल से ही हमारे साथ में हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्रीमान सूर्य प्रताप जी, और यहाँ मंच पर उपस्थित बाकी गणमान्य, मंच के सामने बैठे हुए सभी सज्जन वृंद, हमारे देश भर के अलग अलग कोने से आए हुए इस कार्यक्रम के लिए प्रतिनिधि मंडल और उपस्थित सभी किसान भाइयों एवं बहनों, पृथ्वी तत्व के लेकर ये सुफलाम की संगोष्ठी आज से शुरू हो गई है, वो जो कल तक चलेगी। सुफलाम इस तत्व को लेकर, यानी पृथ्वी इस तत्व को लेकर जो संगोष्ठी हो रही है, इस संगोष्ठी के पीछे का उद्देश्य हम सब लोगों को ठीक से समझ लेना चाहिए। केवल पृथ्वी तत्व को लेकर इस प्रकार की संगोष्ठी हो रही है ऐसा नहीं है, तो जो आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, इन पांचों तत्वों को लेकर इस प्रकार की संगोष्ठियां हो रही है। इसमें से 3 संगोष्ठियां अभी तक हो चुकी है, ये चौथी आज हो रही है और अग्नि की जो है वो बेंगलोर में इस महीने के अंत में होगी। ये जो संगोष्ठियां हो रही है इसके पीछे का कारण ये है कि आज पूरी दुनिया इस जलवायु परिवर्तन से और चिंतित है, और ध्यान में ये आता है कि दुनिया में इस प्रकार की जब जलवायु को लेकर अलग अलग प्रकार की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती है, तो ध्यान में आता है कि पिछली बार जो चर्चा हुई थी और जिस प्रकार की बात आई थी उससे भी और समस्या गहरी हो गई है।
जैसे कहते हैं ना कि जो जो दवा ली वो मर्ज बढ़ते गया, इस प्रकार की स्थिति कुछ जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया की हो रही है। क्योंकि इसमें कोई तारतम्य नहीं है, जिस प्रकार की बात आनी चाहिए उस प्रकार की बात उसमें नहीं आ रही। तो स्वाभाविक रूप से ही स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में, इस प्रकार के स्वतंत्रता के अमृत काल में निश्चित रूप से भारत के पास में इस प्रकार की कुछ बातें हैं कि जिसके आधार पर आज के इन सभी समस्याओं का उत्तर हम ढूंढ सकते हैं। मगर ये ताकत के साथ में और बड़े ही संबल के साथ में समाज के सामने, देश दुनिया के सामने रखने की आवश्यकता इस समय में महसूस हुई। और इसी में से ही ये पंच महाभूत के बारे में 5 प्रकार की संगोष्ठियां करने की बात आई। क्योंकि भारतीय तत्वज्ञान का या भारतीय चिंतन का जो आधार है वो सर्वसमावेशक है। जीवो जीवस्य जीवनम, पिंड से ब्रह्मांड तक एक ही बात है, इस प्रकार की बात हम करते हैं। और केवल इतनी ही नहीं, तो वसुधैव कुटुंबकम की बात भी हम अपने चिंतन में से सबके सामने रखी हुई है। मगर किसी कारणवश आज इन सब बातों की भूल हमको हो गई है। फिर से इसको सामने लाने की दृष्टि से इस प्रकार का यह प्रयास इस संगोष्ठी के माध्यम से हो रहा है। क्योंकि जब तक हम केवल मनुष्य की ही बात करेंगे, केवल हम मानव जाति की ही बात करेंगे, तो इन समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। बल्कि एक परिवार समझकर हमको इन सब बातों का विचार करना पड़ेगा। शोषण न करते हुए दोहन करने की बात करनी पड़ेगी, तो उसमें से ही इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस बात को लेकर ही इन संगोष्ठियों का आयोजन हुआ। भारतीय किसान संघ, अक्षय कृषि परिवार, भौरव देवरस न्यास और ग्राम विकास गतिविधि, ऐसे 4 संस्थाओं को यह काम दिया गया। इन्होंने भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के साथ में संपर्क करते हुए और विभिन्न स्थानों पर 12 संगोष्ठियों का आयोजन किया। ये जो 12 संगोष्ठियां हुई वो देश के विभिन्न भागों में हुई। देश में अलग अलग प्रकार की जलवायु है, अलग अलग प्रकार की समस्या है, इन सब बातों की हुई। और इसमें केवल ICAR या कृषि विश्वविद्यालय नहीं, अपितु IIT पटना जैसे संस्थान ने भी हमारा साथ दिया। भोपाल के फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जो इंडियन इंस्टीट्यूट है उन्होंने हमारा साथ दिया। इतना ही नहीं, तो जमीन के कानून के संबंध में गांधीनगर के लॉ यूनिवर्सिटी भी हमारे साथ में बड़ी सहर्ष आई। और हम सब लोगों को ये बड़ा प्रसन्नता देने वाला, हम सबको आनंद देने वाला ये विषय रहा कि जिसमें से इस प्रकार की बातें निकल कर आई हैं कि जो निश्चित रूप से सरकार के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, समाज के लिए, धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग और वैज्ञानिक तथा व्यक्तिगत सामाजिक भी इस प्रकार की अनेक बातें इसमें से निकल कर आई हैं। उनका मंथन, उनके ऊपर मंथन इन 2 दिवसीय गोष्ठी में होगा। और उसमें से जो बातें आएगी उन अनुशंसाओं को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। वैज्ञानिकों के साथ में बात हो रही है तो उनको भी इस बारे में कुछ आगे की बातें करने के लिए मुद्दे मिलेंगे। धार्मिक क्षेत्र में भी इस विषय को लेकर जाने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे इस आयोजनों में सब जगह पर जो धार्मिक नेतृत्व है ये भी हमारे साथ में रहा है, सामाजिक संगठन भी साथ में रहे हैं। और सभी बातों की अगर शुरुआत करनी है तो वो स्वयं से करनी पड़ती है। तो इसलिए इसमें से ऐसे भी मुद्दे उभर कर आ रहे हैं कि जो व्यक्तिगत रूप में हमको भी आगे लेकर चलने चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक सार्थक इस प्रकार का मंथन इस निमित्त हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये 2 दिवसीय जो गोष्ठी होगी और खास करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो मार्गदर्शन, उनका जो पाथेय हम सब लोगों को मिलेगा, निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए आगे के विचार करने के लिए वो मार्गदर्शक रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि यहाँ मुझे निमंत्रित करते हुए मेरे 2 शब्द रखने का उन्होंने अवसर दिया। इसलिए आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान दिनेश कुलकर्णी जी भाई साहब। हमारी यह संगोष्ठी कल से प्रारंभ हुई है। संगोष्ठी में जनसभा आज है।
कल दोपहर में प्रदर्शनी का उद्घाटन और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री शिव प्रताप शाही जी का भी हमको संबोधन सुनने को मिला था। इस संपूर्ण सुमंगलम और जो संगोष्ठियों की श्रृंखला है उसके रचयिता श्रीमान भैया जी जोशी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमने आज प्रातःकाल भी आपके द्वारा और पूरी पृष्ठभूमि संगोष्ठी की क्या है, हमारा क्या आगे का एक विजन प्लान होना चाहिए, हम सभी ने जाना है, सुना है। हम सभी लोग लालायित हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए। निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि जिस प्रदेश को सभी लोग उल्टा प्रदेश कहते थे, आज वह उत्तम प्रदेश की राह पर चल पड़ा है। और आप न केवल एक योग्य प्रशासक हैं बल्कि पूरे भारत के अंदर एक यूपी मॉडल ऐसी चर्चा होने लगी है, योगी मॉडल ऐसा करके सभी लोग कहने लगे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो आज हमारे बीच में इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, सभी के लिए आनंद की बात है, सौभाग्य की बात है। मैं निवेदन करता हूँ कि कुशल प्रशासक, योग्य वक्ता और ऐसे जन जन के हृदय में बसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इन शब्दों के साथ कि जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान, प्राची की चंचल किरणों पर आया स्वर्ण विहान, आज पुनः स्वीकार किया है असुरों का आह्वान, जाग उठा है आज देश का वह सोया अभियान। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। नमः पार्वती पतिये बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम काशी में शुक्लाम पृथ्वी तत्व से संबंधित इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार, रचनाकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकारवाह सदैव भैया जी जोशी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, भारतीय किसान संघ के संगठन मंत्री सामान्य श्री दिनेश कुलकर्णी जी, इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी में यहां पर उपस्थित भाऊराव देवरस सेवा न्यास, भारतीय किसान संघ, समग्र ग्राम विकास, अक्षय कृषि परिवार, लोक भारती तथा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्रालय और विभागों से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, देवियों सज्जनों, मैं प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आप काशी की इस धरती पर आज के इस ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहां पर पधारे हैं। काशी बाबा विश्वनाथ की पावन धरती है, बाबा भैरवनाथ जी के द्वारा रक्षित धरती है। मां गंगा की असीम कृपा इस धरती पर बरसती है। ये महामना की धरती है जो उनकी कर्म साधना की पवित्र धरती, अनेक ऋषि मुनियों, संतों, आचार्यों और सिद्धों की साधना से पवित्र धरती है। और आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया को एक यशस्वी नेतृत्व प्रदान करने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी की कर्म साधना की भी धरती है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। यह आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष है और आजादी के अमृत महोत्सव के 100 वर्ष पर भारत ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। ये संजोगी है कि जब भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष की आहट हुई थी, दुनिया में कोरोना की भी आहट सुनाई दे रही थी। दुनिया उसके सामने पस्त थी। दुनिया ने कोरोना जैसी महामारी के सामने अपने सारे यंत्र छोड़ दिए थे, पूरी तरह उसके सामने पस्त हो चुकी थी। और भारत लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का सम्मान करते हुए अपनी 140 करोड़ की आबादी को न केवल सुरक्षा दे रही थी, बल्कि सुरक्षा कवच के रूप में स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर रही थी। ये नए भारत की नई तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत करती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो, यशस्वी नेतृत्व हो, तो हम भारत को दुनिया के अंदर अपने सामर्थ्य का एहसास करा सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे, चीन फिर से कोरोना की चपेट में आकर के पूरी तरह बंदी के कगार पर है। उन्होंने जो वैक्सीन बनाई थी वो फेल हो गई, लेकिन भारत के अंदर जो 2 वैक्सीन उस समय बनी थी, दुनिया के अंदर सबसे प्रभावी वैक्सीन में से उनकी गिनती है। ब्रिटेन ने हम पर 200 वर्षों तक लगभग शासन किया था और उस ब्रिटेन को पछाड़ करके आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी बना है। और भाइयों बहनों, यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 1 दिसंबर से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास दुनिया के उन 20 बड़े देशों के लिए नीति बनाने का एक अवसर भी प्राप्त हुआ है। G20 का नेतृत्व भारत कर रहा है अगले 1 वर्ष तक। ये G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जिनके अंदर दुनिया की 60% आबादी निवास करती है, जिनका दुनिया के 75% ट्रेड पर अधिकार है, जिनके पास दुनिया की 85% जीडीपी जिनके पास है, और दुनिया के अंदर 90% पेटेंट जिनका अधिकार है। वे 20 बड़े देशों का नेतृत्व अगले 1 वर्ष तक भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न केवल उनका नेतृत्व करेगा, बल्कि दुनिया को एक नया मार्गदर्शन देगा। और G20 के इस समिट के अवसर पर काशी में भी कुछ समिट है। जो सबसे ज्वलंत मुद्दा आता है वो आता है कि हमने पर्यावरण के लिए क्या किया है, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने क्या किया है। ये दुनिया के विकसित देश अपनी प्रगति के लिए जीव सृष्टि के साथ धोखा कर रहे हैं और इसको लेकर के पर्यावरणविद जगह जगह आंदोलन करते हैं। कुछ उसके नाम पर विकास विरोधी तत्व भी उसके नाम पर उभर पड़ते हैं और फिर उसके नाम पर किस प्रकार का माहौल खड़ा करते हैं सबके सामने दोनों हैं। उसके सकारात्मक पक्ष भी हैं, नकारात्मक पक्ष भी है। और उन स्थितियों में यह वैचारिक कुंभ जैसे आयोजन पंच महाभूतों को बचाने के लिए जिस प्रकार की एक पहल आज प्रारंभ हुई है, विचार परिवार से जुड़े हुए अलग अलग संगठनों ने मिलकर के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है वह अभिनंदनीय है और सराहनीय है। मैं इसके लिए सदैव भैया जी जोशी जी को और उनके मार्गदर्शन के लिए उनको हृदय से धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। यह हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 के प्रयागराज कुंभ के पूर्व सरदेव भाई भैया जी ने ही हमें एक सुझाव दिया था कि कुंभ का प्रचार करना है तो विज्ञापन सरकार अपने तरीके से करेगी, लेकिन संघ क्या करेगा। और उन्होंने कहा था संघ इस अवसर पर वैचारिक कुंभ करेगा। और इतना बैठे बैठे उसका प्रचार हुआ था, इतना व्यापक उसकी वो कही थी कि प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे और सुरक्षा, सुव्यवस्था और स्वच्छता का एक नया मॉडल दुनिया के अंदर बना है।
विचारों की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। वह ताकत समाज को जोड़ने की अपने एक सामर्थ्य रखती है, और वह ताकत ही है जो आज इस विचार गोष्ठी के साथ, अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी के साथ हम सबको जोड़ रही है। भारतीय मनीषा ने तो सदैव से इन पंच महाभूतों को, जिन्हें पंच तत्व के रूप में हम सब जानते हैं, हमारा दर्शन ने इसको उस रूप में पहचाना है। हमने तो उसको सदैव में दिया। अथर्ववेद में तो माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का एक संदेश हम सबको दिया है। ये धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। और धरती अगर हमारी माता है तो क्या कोई पुत्र अपनी मां की सेहत के साथ खिलवाड़ करता है क्या? एक प्रश्न हम सबके सामने। आज धरती माता सचमुच करा रही है। आप देख रहे होंगे, मुझे इस कार्यक्रम में आने में लेट हुआ है। मुझे 2 बजे आना था, मैं 3:30 बजे पहुंचा हूं। कारण है पूरा कोहरे की चादर बिछी हुई है। गर्मी आएगी तो एक्सट्रीम आएगी, सर्दी आएगी तो इतनी जाएगी कि वास्तव में एक सामान्य जनजीवन, जीव सृष्टि के अस्तित्व के ऊपर खतरा दिखाई देता है। जब बरसात आनी तब बरसात नहीं आई। अक्टूबर में अतिवृष्टि हुई थी। ये सब क्या दिखाता है? क्लाइमेट चेंज। जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं विकास, भौतिक विकास के नाम पर, उसका दुष्परिणाम क्लाइमेट चेंज के रूप में हम सबके सामने भी देखने को मिल रहा है। और भारतीय मनीषा ने हमेशा से इस बात को महत्व दिया था कि नहीं, हमें केवल मनुष्य के लिए नहीं, इस चराचर जगत के लिए कार्य करना है। हर आश्रम में पर्याप्त मात्रा में वनस्पतियां लगाई जाती थी, औषधीय वृक्ष होते थे, वनस्पतियां होती थी। नियमित रूप से पंचमहाभूतों के लिए वहां पर उस प्रकार की यज्ञ, हवन, याग आदि के कार्यक्रम संपन्न होते थे। कहीं भी जल को शुद्ध नहीं करना है। धरती माता के प्रति भी वही अनुराग था। हवा प्रदूषित न होने पाए, इसके लिए भी अलग अलग प्रकार के उपक्रम थे। और तभी तो हमारा ऋषि कह पड़ा था कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं, और पुत्र के रूप में क्या हमने अपने उन दायित्वों का निर्वहन किया? अपने स्वयं के विकास के लिए, अपनी स्वयं की समृद्धि के लिए क्या कुछ नहीं किया हम लोगों ने आज? तमाम जहर धरती माता के साथ मिला रहे हैं। धरती जहरीली हो रही है। कोई भी चीज ऐसी है जो आज जहर से मुक्त हो, और परिणाम क्या है? जवानी में ही उसकी किडनी फेल हो रही है, लीवर खराब हो रहा है, हार्ट की बीमारी हो रही है, शुगर। कल इससे जुड़े हुए विशेषज्ञों के साथ में बैठा हुआ था। भारत में लगभग 10% लोग इसकी मधुमेह की चपेट में आ चुके हैं, और विशेषज्ञों की राय है कि कुछ वर्षों के अंदर 30% तक पहुंचने का खतरा है। क्या होगा? और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि G20 का नेतृत्व जब भारत कर रहा है, उस समय हम इन पंच महाभूतों के बारे में सोचें, और कैसे उसकी शुद्धि के लिए जनजीवन के स्तर पर, आम नागरिक के स्तर पर, विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के स्तर पर कैसे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। यहां पर कल कृषि मंत्री जी ने भी अपनी बात को कहा होगा कि अगले सत्रों में आपके साथ में रहकर के इन सभी मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। आपके सामने कुछ उदाहरण जरूर दूंगा। प्रयास करने से क्या नहीं हो सकता है। नमामि गंगे इसका एक उदाहरण है। टिप्पणियां तमाम हो सकती हैं, लेकिन नमामि गंगे के पूर्व और नमामि गंगे के बाद के परिणाम आपके सामने हैं।
और हमने तो इस चीज को महसूस किया है काशी में भी और प्रयागराज में भी। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा जी ने लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और इसमें से 1025 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के अंदर ये यात्रा तय होती है मां गंगा की। दो 2015-16 के बाद जब नमामि गंगे की परियोजना प्रारंभ होती है, उससे पहले क्या स्थिति थी? प्रयागराज में 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ था। मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। वहां की गंदगी और मां गंगा की स्थिति को देख करके उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया, स्नान करने की हिम्मत नहीं कर पाए। 2019 में कुंभ हुआ था और प्रवासी भारतीय दिवस में इसी काशी की धरती पे हुआ था और मैंने उनसे अनुरोध किया था। मैंने कहा अब यहां आए हैं तो प्रयागराज कुंभ में भी आज आइए। अब वे कैसे मना करते, मैं अनुरोध कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा योगी जी आया तो हूं, प्रयास करता हूं, मेरे साथ एक बहुत बड़ा डेलीगेशन है। मैंने कहा जो उनकी व्यवस्था करवा देते हैं। हम लोगों ने व्यवस्था कराई, 400 लोगों का डेलीगेशन प्रयागराज में गया। उन्होंने 6 वर्ष के अंदर बदली हुई स्थितियों को देख करके प्रधानमंत्री जी और उनका परिवार, मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी, उनका परिवार और 400 लोग जो मॉरिशस से आए थे, कोई अपने को रोक नहीं पाया, सबने संगम में डुबकी लगाई। ये बदली हुई तस्वीर थी। 2017 के पहले काशी में हम लोग पहले भी आते थे, नमामि गंगे परियोजना के लागू होने के पहले भी आते थे। मैं 2 वर्ष पहले जब यहां बाढ़ आई थी तब भी मैं आया था, एनडीआरएफ के साथ गंगा में स्टीमर के साथ चल रहा था बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करने के लिए। अचानक मेरे उसमें आया, मैंने प्रश्न किया एनडीआरएफ से, मैंने कहा मुझे बताइए नमामि गंगे परियोजना के लागू होने के पहले और बाद में कुछ अंतर आया कि नहीं आया? उन्होंने कहा आया है। मैंने कहा क्या अंतर है? उन्होंने कहा पहले हम प्रैक्टिस करते थे तो पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ते पड़ जाते थे। ये दिखाता था कि गंगा का जल आचमन के बाद तो दूर स्नान करने लायक भी नहीं है, लेकिन आज जब हम स्नान करते हैं, जब हम लोग यहां प्रैक्टिस करते हैं, कोई दाग, कोई किस लाल चकत्ते नहीं आते। दिखाता है मां गंगा का जल अब शुद्ध है और इसको ये शुद्धता की ओर आगे बढ़ा है। दूसरा उन्होंने कहा कि गंगा में, गंगा की पहचान थी गांगे डॉल्फिन के कारण, आज वो दिखाई देती है। डॉल्फिन यहां दिखाई दे रही है। और फिर हम लोग जब भी उधर से निकलते हैं अब देखने को मिलता है, अकेले कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक प्रधानमंत्री जी ने 2019 में की थी और उस तब कानपुर में सीसामऊ नाले में 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा में डाला जाता था। सबसे क्रिटिकल पॉइंट था कानपुर। आज एक भी बूंद नहीं है, एक बूंद नहीं गिरती है। जाजमऊ कानपुर में एक भी जलीय जीव नहीं बचे थे। आज आप देखिए वहां मछली और जलीय जीव फिर से आपको दिखाई देंगे। ये परिवर्तन है और इन परिवर्तनों के साथ जुड़ने के लिए कृषि विभाग ने भी अपने स्तर पर एक व्यवस्था बनाई है। भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के, डबल इंजन की सरकार जब कार्य करती है तो किस रूप में उसके परिणाम आते हैं कि गंगा के तटवर्ती दोनों क्षेत्र जो भी जनपद हमारे पड़ेंगे, ऐसे 27 जनपदों में हम प्राकृतिक खेती करेंगे, गौ आधारित प्राकृतिक खेती करेंगे। कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं। और इसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर भी इंसेंटिव देने प्रारंभ किए। और मैंने स्वयं इन सभी जनपदों को, उत्तर प्रदेश ने प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन कर दिया है। हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को इसके साथ जोड़ा है। प्राकृतिक खेती से जो उत्पाद आएगा, इस वर्ष हम लोगों ने इसको देखा कि वास्तव में केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग करके कितना उत्पाद आएगा।
और गौ आधारित प्राकृतिक खेती से कितना उत्पाद आता है, इसकी तुलना करो। अब आश्चर्य करेंगे कि उत्पाद में अंतर नहीं है, लेकिन लागत में अंतर है। 1 एकड़ में 12 से लेकर 15,000 रुपए की बचत हो सकती है, और 12 से 15,000 की बचत इस बात को बताती है कि किसान की लागत, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि किसान की आमदनी को दोगुना से अधिक करने के लिए हमें क्या करना है, लागत को कम करना है, उत्पादकता को बढ़ाना है। अनेक कार्यक्रम भारत सरकार ने किए हैं किसान कल्याण के, अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक, लागत का 1.5 गुना दाम हो या फिर सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था, ये सभी उसके वो हैं। और इस समय तो प्राकृतिक खेती के लिए ही एक नेशनल मिशन तैयार हो चुका है, जिस पर प्रभावी ढंग से कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। और मैंने देखा है, मैं इस बात को मानता था कि हम सरकारी विभागों को कहेंगे, कृषि विज्ञान केंद्रों को कहेंगे, कृषि विश्वविद्यालयों को कहेंगे, तो हो सकता है ये हमारे अनुरूप ही रिपोर्ट दे देंगे। और मैंने इसके लिए स्वयं गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के कृषि फार्म में अलग से एक टीम लगाई, वहां के कर्मचारियों की टीम को ट्रेनिंग देकर के उनको लगाया। मैंने कहा मुझे बताओ कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल करके तुम्हारा उत्पादन कितना हो रहा है, और गौ आधारित खेती करने पर जिसमें जीवामृत और घनामृत आदि का उपयोग करके तुम कितना उत्पादन कर रहे हो, इसको मुझे बताओ। एवरेज पर हेक्टेयर लगभग उतना ही आया जितना केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल करके हुआ था। लेकिन प्राकृतिक खेती, जो हमने गौ आधारित प्राकृतिक खेती की थी, इसकी लागत कम आई है, उत्पादन उतना ही हुआ है, और प्रति एकड़ 12 से 15,000 रुपए की बचत अतिरिक्त हुई है। इसके माध्यम से दिखाता है कि धरती माता की सेहत को बचाने के लिए कृषि में या फिर बागवानी में हम लोग अगर इसका उपयोग करेंगे तो काफी बड़े पैमाने पर इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और यह सबसे अच्छा समय है जब हम धरती माता के इस ऋण से उऋण होने के लिए, किसी कालखंड में भारत में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड उस समय की आवश्यकता पड़ी होगी। लेकिन आज जब भारत दुनिया की उन 20 प्रतिष्ठित देशों का नेतृत्व कर रहा है, तब दुनिया को एक नई राह दिखाने के लिए एक दूसरा गाय को भी हमने मां माना है। तो गौ माता के प्रति अपनी सनातन आस्था को और प्रगाढ़ करने का भी एक अवसर है, जब गौ आधारित खेती को बढ़ावा देकर के हम इस दिशा में अच्छा कार्य कर सकते हैं। और इस दिशा मुझे लगता है कि भारत के ग्रंथ, भारत के सभी पवित्र धार्मिक ग्रंथ इस बात की प्रेरणा हमें सदैव देते रहे हैं, सदैव उस दिशा में एक नई प्रेरणा प्रदान करते रहे हैं। हम सब इससे कुछ नया करने की दिशा में प्रयास करेंगे। यह एक दूसरा, हम लोगों ने गंगा के तटवर्ती 27 गांवों के साथ साथ पूरे बुंदेलखंड के 7 जनपदों को भी प्राकृतिक खेती के लिए चुनाव किया है। हम उस पर कार्य अपना आगे बढ़ा रहे हैं। हमने तय किया है इसके सर्टिफिकेशन की कार्रवाई को भी हम अलग अलग जगह लैब्स बनाएंगे। यहां वाराणसी में हमारी लैब जो इस बात को साबित कर सकेगी, इसको प्रमाणित करेगी कि यह जो बीज है या जो प्रोडक्ट है या प्राकृतिक है या ऑर्गेनिक है, वह लैब यहां काशी में लगभग तैयार होने जा रही है। इसके अलावा 8 अन्य जनपदों में सरकार अलग से अपनी लैब स्थापित कर रही है। और हम लोगों ने हर कमिश्नरी मुख्यालय में, मंडी समिति में प्राकृतिक और जैविक खेती का एक आउटलेट अलग से स्थापित कर दिया है, जहां पर उस आएगा तो उसको हम खरीदेंगे, फिर उसको मार्केटिंग देंगे। हर कृषि विज्ञान केंद्र, 89 कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश में है, 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 4 प्रदेश शासन के द्वारा संचालित हैं। इन सबको कहा है कि वे प्राकृतिक और जैविक प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन के लिए
वे अपनी लैब को तैयार करें, राज्य सरकार उनको अनुदान देगी और वह फिर उसको प्रमाणित करके भेजें, जिससे हम मार्केटिंग उन सभी उत्पादों की कर सकें और बहुत अच्छा उसका उत्पाद उपलब्ध हो रहा है। और ये वास्तव में हम अपने धरती माता के ऋण से अपने को ऋण करने की दिशा में एक नया प्रयास ये होगा और इस दिशा में पंच महाभूतों की रक्षा के लिए उसको फिर से उसके वास्तविक स्वरूप में प्रदान करने के लिए, ये केवल एक खेती किसानी तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन वास्तव में इस चराचर जगत की रक्षा करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए चलाए जाने वाले एक बृहद अभियान का ये हिस्सा होगा। और हम सब, आप सब उस परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। ये ऋषि परंपरा से जुड़ करके हम सबको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, और इसमें कुछ भी प्रयास हो सकता है तो यह हमारे ऋषि ऋण से पूर्ण होने का एक माध्यम और एक हमारे पास एक रास्ता होगा। इस विश्वास के साथ इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी के लिए मैं यहां पर आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं हम किसी निष्कर्ष पर अवश्य निकलेंगे। शासन आपके इस पूरे अभियान को पूरा समर्थन करेगी और धरती माता की सेहत के लिए जिस भी प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग पूरी मजबूती के साथ इसके साथ खड़े होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार, विनम्र प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोर से ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के इस चिंतनशील, इतने गौरवपूर्ण और वास्तविक लोग आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित कनेरी कोल्हापुर से पधारे पूज्य श्री अदृश्य काल सिद्धेश्वर महाराज जी आ गए। उनका विमान थोड़ा विलंब से था। मैं उनके स्वागत के लिए अनुरोध करता हूं श्री मनोज सोलंकी जी, जो अक्षर कृषि परिवार के अध्यक्ष हैं, कृपया आएं और पूज्य स्वामी जी का पुष्प गुच्छ देकर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। पूज्य स्वामी जी, जो हम गीता में कहते हैं कर्म का सिद्धांत, वास्तव में उसको शिव संकल्प के रूप में और अंगीकार करते हुए साक्षात धरती पर स्वामी जी ने कनेरी मठ में साकार किया है। महाराष्ट्र का कोल्हापुर जिले का कनेरी, जो कि 7वीं शताब्दी का एक काल सिद्धेश्वर परंपरा का एक स्थिर पीठ है, श्री सिद्धगिरी मठ, आप उसके 49वें मठाधिपति के रूप में हैं। आज स्वामी जी के नेतृत्व में मठ द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, गौ सेवा, ग्राम विकास, स्वावलंबन, प्राच्य विद्या, ललित कलाएं, विविध कौशल, भारतीय संस्कृति, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन, अध्यात्म, ऐसे सैकड़ों प्रकल्प उस वहां पर कनेरी मठ में संचालित हैं। स्वामी जी की सरलता और मधुरता वास्तव में सबको बहुत आकर्षित करती है। और मैं स्वामी जी, जो आज के हमारे मुख्य वक्ता है, उनसे अनुरोध करता हूँ कृपया अपना आशीर्वचन इस अवसर पर हम सभी को प्रदान करेंगे। पूज्य स्वामी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ पर हैं, एक छोटे से कार्य के लिए जाएंगे, इसलिए सभी लोग प्रेस पर बैठे रहेंगे। सुफलाम के